हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो माय बच्चा लोग, माय एटम्स आर्मी, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर सॉलिड है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम ऑल माय न्यू माय ओल्ड एटम्स टू दिस सेशन। हाउ यू ऑल आर? आई होप यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है इट्स मोर ऑफ लाइक a most demanded session. Students are sending me DMs, students are sending me messages, mails, and comment section में भी even 11th-12th के जो मैं सेशन लेती हूँ उसमें भी आके लिखते हैं, मैम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इट्स लाइक अभी कुछ और चल ही नहीं रहा है ना दिमाग में। तो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मैं वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, वन शॉट वीडियो पढ़ें, तो आपको पता हो कि आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अनुभा गौर मैम ने, एजी मैम ने बताया था यहाँ से बोर्ड में सवाल आएगा। तो क्योंकि अगर बोर्ड में सवाल आएगा, आपके दिमाग में वो सुपर सॉलिड तरीके से एकदम बैठ जाने चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स। तो मैं बता दूं, ताकि आप अपना बेस्ट दे सके उन टॉपिक्स में और फुल स्कोर कर सके इस चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि आई वोंट से हलवा है, बट आई वोंट से कि वो रॉकेट साइंस है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक ओके चैप्टर, बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आप शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे वीडियोस में बहुत डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, आप वो सारे वीडियोस उमंग सीरीज़ के देखेंगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। एंड यू आर लाइक, नहीं मैम, कार्बन इट्स कंपाउंड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, दैट वॉज जस्ट अ नोशन दैट वी हैड बिफोर, बट नाउ इट्स सुपर क्लियर। तो इन सारी बातों के बाद आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं वो कौन से पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड्स में सवाल आते ही आते हैं। तो बस देर किस बात की, चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी। बट बहुत अच्छा होगा जब आप अपना बहुत सारा प्यार इस वीडियो पे दिखाएंगे। कैसे? ये वाला बटन दबा के 2 बार प्रेस नहीं करना है, ठीक है? बस यही वाला दबाना है। एक बार एक अकाउंट से एक ही बार प्रेस होगा, ठीक है? आपके लाइक हमारे लिए बहुत मैटर भी करते हैं, बिकॉज इफ़ यू लाइक, यू नो व्हाट हैपन इज कि यूट्यूब को लगता है ये वीडियो उन सभी क्राउड के लिए, उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन यूट्यूब रेकमेंड्स दिस वीडियो टू अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स टू। सो शावर योर लव बाय लाइकिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे दोस्तों का भला होगा। कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हो, आई मीन कम ऑन, कार्बन इटसेल्फ टेल क्या, इट टेल्स दैट शेयरिंग इज केयरिंग। तो दिखा दो वो, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इफ़ यू आर न्यू। एंड एजी मैम के एटम्स यहाँ पे फॉलो भी करते हैं एजी मैम को, सो दैट वी कैन मेक आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कम्युनिटी बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। अनुभा_AG_। टाइम टू टाइम यहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, सेशंस की, कोई स्पेशल वीडियो शॉर्ट्स जो भी मैं बनाती हूँ। सो कीप फॉलोइंग, आई एम श्योर दैट यू लव दोज वीडियोज़ टू। ठीक है, तो बस फिर शुरू कर रही हूँ मैं राइट अवे, राइट नाउ। सबसे पहले जब मैं इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो ये वाला टॉपिक सबसे पहले आता है, हाँ कि नहीं? क्या आप सब लोग वीडियोस देख रहे हो टाइम टू टाइम के? नहीं मैम, एग्ज़ाम पास आने दो, उससे पहले शुरू करेंगे। ट्रस्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एग्ज़ाम से हफ्ता 10 दिन पहले आप किताबें खोल के देख रहे हो। नॉट अ राइट अप्रोच इफ़ यू वांट टू स्कोर 95+, 90+। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप का मतलब क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है और इसमें कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब ये जो अरेंजमेंट है एटम्स की अलग अलग हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जब होती है, उसकी वजह से क्या होती है, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर बन के आती है, एंड दैट्स व्हाट द एलोट्रॉप इज। कि केमिकली सब सेम है, केमिकली सब कार्बन है, बट उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स की अलग अलग है। एंड देयर आर 3 वेरी कॉमन कार्बन स्ट्रक्चर दैट यू स्टडी। वो जो एलोट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। याद आया कि नहीं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। बट सवाल तो यही है कि मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला है जो इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है। पर इसमें से सवाल कौन से पूछे जाते हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सवाल
ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर के बेस पे भी पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट से स्ट्रक्चर आता है, ग्रेफाइट से सवाल आता है कि ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज जो इनमें जो ग्राफीन की शीट होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती है, एंड देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट्स होल्डिंग देम टुगेदर, है ना। इस वीक फोर्स की वजह से वो स्लिपरी और सॉफ्ट होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि डायमंड जो है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे क्यों होता है। इन दोनों के यूजेस भी पूछे जाते हैं। डायमंड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि उसके चारों एटम जो होते हैं ना वो बाकी के 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, तो इट डजेंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें, हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजेस पे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी के अलावा यूजेस का मतलब ग्रेफाइट और डायमंड के यूज बताओ। ग्रेफाइट जो है आपका ब्लैक पेंट्स में यूज होता है बिकॉज इट हैज़ दैट ब्लैक टेक्सचर, पेंसिल में यूज होता है। डायमंड आपका शार्प टूल्स में यूज होता है, जैसे कि रॉक ड्रिलर्स वगैरह होते हैं। जैसे डॉक्टर को कैटरैक्ट निकालना होता है तो उसके वो शार्पनिंग टूल जो होता है जिससे निकालते हैं उसमें यूज होता है। ज्वेलरी बनती है डायमंड की। तो ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर याद रखना कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, क्योंकि सब कार्बन है, सब कार्बन है, कार्बन की ही फॉर्म है। किसी को भी जलाओगे इट वॉन्ट लेफ्ट विद एनीथिंग। जादू दिखा सकते हो आप मम्मी को, मम्मी ज़रा अपनी डायमंड रिंग देना, मैं गायब करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काफ़ी अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ता है, आप उसको जला सकते हो और वो गायब हो जाएगी CO2 की फॉर्म में। मम्मी की फ्लाइंग चप्पल भी तब काफ़ी नहीं होगी, वो भी आपको बचा नहीं पाएगी कि बस इससे काम चल जाएगा, ना मुन्ना ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एलोट्रॉप के साथ साथ कार्बन से एक और सवाल जो कई बार पूछा जाता है कि कार्बन भाई इतना यूनिक क्यों है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन भैया तुम में ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं है। तो वो कार्बन की वो जो यूनिक प्रॉपर्टी जिससे वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो 2 रीज़न है जो आपको पता होने चाहिए। सो फर्स्ट इज कैटिनेशन, सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी। तो मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दिया जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, अलग से बता दिया, ठीक है। कैटिनेशन है वो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन खुद के साथ जुड़ के अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, है ना। टेट्रावैलेंसी के भाई कार्बन की 4 वैलेंसी है, वो अपने साथ 4 सेम एटम, 4 डिफरेंट एटम, 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 एटम सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, 2 एटम डबल बॉन्ड के साथ, वेरिएशनली वो अपने साथ एटम्स को जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये सबसे पहले जो चैप्टर का पार्ट है उसमें से पूछे जाने वाले सवाल है। क्लैरिटी मिली? इजंट इट ग्रेट? ये चैप्टर, ये वाला जो सेशन है आपको और क्लैरिटी दे दे रहा है कि इस चैप्टर में से आएगा तो आएगा क्या। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ना अब आप लोगों के लिए आसान हो गया है, सुपर आसान हो गया है। बस फिर देर किस बात की, पढ़ डालिए अच्छे से, पुराने लेक्चर्स देख डालिए, नए लेक्चर्स जो अभी आ रहे हैं उमंग सीरीज के वो देख डालिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से सवाल ना आए। टॉपिक का नाम क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके भी मैं अलग अलग पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर चुकी हूँ। नॉमेनक्लेचर होता है किसी भी सब्सटेंस को नाम देना, IUPAC वो संस्था है जो नाम देती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था है जो डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स को ऑन द नेम ऑफ सर्टेन रूल्स नाम देती है कि भाई इन रूल्स को फॉलो करो, देन यू कैन टेल द नेम ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। और उससे घुमा फिरा के बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है, जो लास्ट आपके जो साल का पेपर है ना 2022 का, तभी पूछा गया था कि वो एल्केन, या एल्केन भी नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके पास 4 कार्बन है, उसका नाम बताओ, उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बताओ।
ठीक है। तो आपको पता है कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, 4 कार्बन वाला एल्केन हो गया ब्यूटेन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था आपको, ठीक है, उनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखनी थी। ऐसे सवाल बहुत कॉमन है, आपसे पूछ लिया जाएगा ये 5 कार्बन वाला एल्काइन बताओ, आपसे पूछ लिया जाएगा 4th मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली बताओ, ठीक है। ऐसे सवाल इज लाइक वेरी वेरी कॉमन दैट आस्क्ड इन एग्जाम। तो 4th मेंबर एल्काइन फैमिली का याद करो क्या होगा, पहला मेंबर इथाइन होता है, इस बात को मत भूल जाना, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n-2 और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं हो सकती, 2 से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि 1 रखते हो तो कार्बन तो एक आ जाता है, हाइड्रोजन 0 हो जाता है, एक कार्बन वो हाइड्रोकार्बन कैसे हुआ, है ना। तो फर्स्ट जो मेंबर होता है वो 2 वैल्यू रखने पे आता है, फिर यानी कि वो हो गया इथाइन, दूसरा मेंबर होगा प्रोपाइन, तीसरा मेंबर होगा ब्यूटाइन, चौथा मेंबर होगा पेंटाइन, ठीक है, चौथा मेंबर पेंटाइन आएगा। फिर आपको उसका फॉर्मूला लिखना पूछ लेगा, वो क्या बन जाएगा C5H8। फॉर्मूला बताओ, नाम बताओ, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। इस तरीके से कई बार आपको कॉमन नेम दे दिया होगा, आपको उसकी स्ट्रक्चर बतानी होगी। सवाल पूछेगा आपसे जो बहुत कॉमन है, एक बार पेपर में आ भी चुका है ये, इथाइलिन और जो आपका इथाइलिन और आप किसकी स्ट्रक्चर बताओगे, एसिटिलीन की, एसिटाइलिन और आपकी, अरे पेन भी हमारा क्रेजी हो गया, इथाइलिन इधर लिख देती हूं, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन और एसिटिलीन की स्ट्रक्चर बताओ। कई बार आपसे कॉमन जो नेम है उसके बेस पे भी सवाल पूछ ले जाते हैं, आपको पता होने चाहिए इथाइलिन इथीन का ही कॉमन नेम है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी, हाँ कि नहीं? क्या आपने वो पुराने वीडियोस देखे हैं, हाँ कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या आपने वो पुराने वीडियोस देखे हैं? मैंने बताया है इथाइलिन किसका कॉमन नेम है, इथाइन का। तो स्ट्रक्चर इथाइन की C2H4 फॉर्मूला है, 2 कार्बन, एल्कीन क्या होता है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन। एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन, आइन, ठीक है, एल्काइन होता है। C2H2 फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गई, 2 कार्बन, एल्काइन है तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, लाइक वेरी कॉमन वे। और उससे और भी सवाल पूछे जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ साथ, वो भी मैं आपको बताती चली जाती हूँ। ये वाली बात क्लियर है? IUPAC नॉमेनक्लेचर से सवाल आएंगे, स्ट्रेट चेन के अलावा कभी कभी ब्रांच चेन से भी सवाल आ जाते हैं, बट ब्रांच चेन से जो सवाल आते हैं वो आइसोमेरिज्म पे आते हैं, एंड आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज के सेशन में ऐड भी किया है, जो आज के सेशन में इंक्लूड भी किया है एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप देखोगे आगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके के सवाल, फ्रॉम स्ट्रक्चर टू नॉमेनक्लेचर, आपसे स्ट्रक्चर और उसका नामकरण पूछ लेगा। जैसे मैंने बताया C4H10 के बेस पे आया था, इसका स्ट्रक्चर लिखो, इसका नाम बताओ, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर भी बताओ, ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फ्रॉम IUPAC नेम, कई बार आपको नाम दे दिया होगा और आपसे क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर लिखने को बोलेगा। कई बार स्ट्रक्चर दे दी होगी, उससे उसका नाम लिखने को बोलेगा। बोथ वे इट इज पॉसिबल, कि वो आपको बोलेगा इसका नाम लिख के बताओ, आप नाम लिख के बताओ 2-मिथाइल प्रोपेन, आप इसका नाम लिख के बताओ, मतलब नाम लिख दिया, इसका स्ट्रक्चर लिख के बताओ, ठीक है। आप सवाल के पार्ट कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, राइट डाउन देयर स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप कैसे लिखोगे, मैं ब्रांच नॉमेनक्लेचर भी अगले क्लास में कराने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं नहीं कराऊंगी। मीनवाइल आप पिछले साल की वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं, उस टाइम भी मैंने कराया डिटेल से। आप इसको डिकोड कैसे करते हैं कि कोई भी नॉमेनक्लेचर लिखने में सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, और बीच में क्या लास्ट में लिखा होता है सफिक्स, ठीक है। कि किसी भी सब्सटेंस को नाम देने में ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रखती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री मतलब पहले लगने वाला, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, वर्ड रूट जो बीच में लगता है, जो डिसाइड करता है मेरे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी है, वो मेरा रूट है कि भाई सबसे लंबी चेन, जैसे फैमिली की रूट्स होती है उसी तरीके से। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखती हूँ 2-मिथाइल, ये क्या बन गया मेरा सफिक्स,
कि दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब, प्रोप का मतलब ये 3 कार्बन है, एन का मतलब एल्केन है। सफिक्स मुझे 2 चीज़ बताता है, मैं इसको 2 तरीके से डिवाइड करके रखती हूँ, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे ही आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन डिसाइड कर लेते हो, जस्ट उसके बाद प्राइमरी सफिक्स होता है जो बताता है कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग, कि वो एल्केन है कि एल्काइन है। फिर जस्ट उसके बाद लगता है सेकेंडरी सफिक्स जो बताता है आपके फंक्शनल ग्रुप के बारे में, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, प्रीफिक्स जो जनरली मेरे सिलेबस में है वो है एल्काइल ग्रुप, कि मेरी कार्बन की चेन के साथ जब कोई ब्रांचिंग लगी होती है विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एल्काइल का क्या फॉर्मूला होता है, एल्काइल चेन कैसे पहचानोगे, CnH2n+1। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्काइल बन जाता है। मीथेन CH4, एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3, मिथाइल बन गया। इथेन C2H6, एक हाइड्रोजन हटा दो, इथेन से बन गया इथाइल, C2H5। बहुत सिंपल है। एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स का काम करता है, अगर आपकी चेन साइक्लिक है, मतलब सारे कार्बन आपस में एक लूप में जुड़े हैं, साइक्लिक के लिए एक साइक्लो नाम का प्रीफिक्स लगता है। अगर आपकी चेन में हैलोजेंस जुड़े हैं, हैलोजन को आप X से दिखाते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो ऐसे पीरियोडिक टेबल जब देखते हो 17वें नंबर का जो ग्रुप है वर्टिकल कॉलम है, वो प्रीफिक्स का भी काम करते हैं, और उनके लिए जो साउंड आता है वो हेलो वाला आता है, हेलो, यानी कि फ्लोरीन को लिखा जाता है फ्लोरो, ब्रोमीन को लिखा जाता है ब्रोमो, आयोडीन को लिखा जाता है आइडो, ठीक है, क्लोरो, इस तरीके से फ्लोरो। तो ये वाला मेरा पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर इसके अंदर आ गया। प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है आपके सिलेबस में जो लग सकते हैं, जो मुझे आइडेंटिफाई करने हैं मेरी चेन में है कि नहीं, किसके बाद आइडेंटिफाई करने, वर्ड रूट डिसाइड करने के बाद कितने कार्बन की चेन है। सफिक्स बताता है सबसे पहले कार्बन की बॉन्डिंग के बीच में एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, और कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे अगर मुझे पूछा गया कि 2 मिथाइल प्रोपेन का नाम लिख के दिखाओ, तो मैं कैसे लिखूंगी स्टूडेंट्स, कि भैया प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन का मतलब एल्केन है, वो सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। 2 मिथाइल, उस चेन में मान लो 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 पे जुड़ा एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल क्या होता है, CH3, अभी तो बताया है ना, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, मिथाइल ग्रुप। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, एक है 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। कैसे, कार्बन टेट्रा वैलेंसी फॉलो करता है, 4 वैलेंसी होती है। आई रोट डाउन द स्ट्रक्चर, आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, मतलब ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि भाई मैंने 3 हाइड्रोजन अलग से दिखा दिए, 1 हाइड्रोजन अलग से बॉन्ड लगा के दिखा दिया, तीनों हाइड्रोजन अलग से दिखा दिए, सेम हियर। सो दिस वे ऑल्सो आपसे आंसर पूछा जा सकता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इसको मिथाइल प्रोपेन क्यों नहीं लिख लेते, आप 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों लिखते हो। अभी शायद आंसर मिल गया होगा, क्योंकि रिवर्स काम करने में आसानी होती है। जब मुझे नाम दिया होता है मैं आसानी से स्ट्रक्चर लिख पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिथाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है, कहाँ पे मुझे जोड़ना है। तो जब मैं स्ट्रक्चर मुझे मिले तो मुझे भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि मिथाइल कहाँ पे जुड़ा है। तो दोनों ट्रू होता है, नाम से स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर से नाम लिखना, बोथ शुड बी ट्रू एंड दैट इज पॉसिबल दैट वे। These are the kind of questions that can be asked in exam. IUPAC nomenclature in both way, दोनों तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आई थिंक वो बात मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें आपसे किस किस तरीके के सवाल पूछ लेता है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह भी हो सकते हैं। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था कुछ इस तरीके से, आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के उसने दे दी, आई मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने दे दिया, लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास C2H6O, ठीक है, आपको बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है, इस कंपाउंड का ओपन स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कोवलेंट बॉन्ड निकालने के तरीके बहुत आसान है। कोवलेंट बॉन्ड निकालने के तरीके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या आपको याद है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में मैंने आपको बताया था हाउ टू डिफाइन द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, जो जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। कई बार आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, बहुत पूछेगा इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, ब्यूटेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर आप एल्केन का निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे,
नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन -1। तो मान लो C4H10 है, कैसे निकालोगे? 10 + 4 -1 13। निकाल के देख लो, ओपन स्ट्रक्चर लिख के देख लो, शॉर्ट तरीका बताया है मैंने। एल्कीन में बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन। अगेन देयर मस्ट बी ओनली 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नॉट मोर देन दैट। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। मान लो आपको पूछा जाए C3H6 प्रोपीन कितने हैं? 6 और 3 9, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एल्काइन की, कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन +1। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 ऐड किया है, यहाँ पे +1। एक स्केल में जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, यूनिटी स्केल में पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, वही मैंने किया है, ठीक है। मान लो मेरे पास हो ब्यूटाइन C4H6, नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ, कोवलेंट बॉन्ड 6 और 4 10 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एल्केन एल्कीन एल्काइन के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी निकाल सकते हो। एक जो सवाल आता है एग्जाम में वो पूछा जाता है आइडेंटिफाई करना नंबर ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, और वो सवाल पूछा जाता है बेंजीन के एस्पेक्ट में कई बार, ठीक है, कितने सिंगल कितने डबल कितने बॉन्ड है उसके अंदर। बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में, मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसके हर एक कॉर्नर पे वर्टिसेस पे कार्बन है और वो एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। किस किस तरीके से पूछा गया है? कोई एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम बताओ, साइक्लिक और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो बेंजीन इज लाइक अ वेरी कॉमन नेम। कई बार फॉर्मूला दे दिया जाता है, C6H6 फॉर्मूला है, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो वो बेंजीन है C6H6। साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, बेंजीन इज द कॉमन नेम, याद रखना। फिर इसमें पूछा जाता है सिंगल डबल बॉन्ड बता दो, तो याद रखना बच्चे क्या बोलते हैं, 1 2 3, मैम कार्बन कार्बन के बीच में 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, 3 डबल बॉन्ड, आंसर आ गया। आप हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड उसको काउंट ही नहीं करते, तो नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 6 तो ये हो गए और 3 कार्बन के बीच में हो गए 9। डबल बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3, 6 + 3 9 सिंगल बॉन्ड और 3 क्या हो गए? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यू हैव एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड हैविंग 4 कार्बन एटम, टेल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड राइट डाउन द स्ट्रक्चर। आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्यूटाइन। पूछ लिया जाता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, या नाम दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल। अगर किसी बच्चे ने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े, मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करके भी आपसे स्ट्रक्चर लिखने को पूछ लेता है। जैसे मान लो ऐसे सवाल पूछ लिया, C2H5Br, इसकी स्ट्रक्चर लिख के बताओ। तो C2H5Br आया कहाँ से स्टूडेंट्स? ये बात ध्यान रखना, एल्केन से आप हाइड्रोजन को हटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वही है। एल्केन से हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप जोड़े हैं आपने इन जनरल, यानी कि CnH2n+1, CnH2n+2 होता है मेरा एल्केन। एल्केन से हाइड्रोजन हटाओगे, ये क्या बन गया? CnH2n+1 विच इज़ योर एल्काइल फैमिली, और आप एक फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जोड़ देते हो, तब आता है CnH2n+1 जिसको आप एल्काइल ग्रुप बोलते हो विद अ फंक्शनल ग्रुप जो आके जुड़ता है। तो C2H5 एल्काइल ग्रुप हो गया ना, Br आके जुड़ गया। तो ये एल्केन का क्या स्ट्रक्चर था? 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन। मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, बस। आप मुझे इसका नाम बता सकते हो जल्दी से? इसका नाम बता दो कोई मुझे जल्दी से, कोई बता सकता है इसका नाम जल्दी से? बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? मैंने बताया था हैलोजन प्रीफिक्स का काम करते हैं, इसका नाम आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है। एक ब्रोमीन है और किससे डिराइव होके आया? ईथेन से, इसका नाम हो गया ब्रोमोइथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोइथेन। कैसे? प्रीफिक्स ब्रोमो, इथ 2 कार्बन के लिए, एल्केन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमोइथेन। हैलोजन, फिर फंक्शनल ग्रुप आता है OH,
एक आता है एल्डिहाइड विच इज CHO, एक आता है कीटोन CO ग्रुप, ठीक है, एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो ये दो है जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको मैंने सेकंड और थर्ड लिखा है। नॉमेनक्लेचर बताना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना, उनकी स्ट्रक्चर लिखना आना, स्ट्रक्चर से नाम बताना, ये बहुत ज़रूरी है। इनके बेस पे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। एक्स एक ऐसा कंपाउंड है, इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला नहीं भी दिया होता, कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था C3H6O, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कई बार इंफॉर्मेशन दी होती है ये वाला जो कंपाउंड है इस रिएक्शन से गुजर के ये प्रोडक्ट देता है। तो केमिकल रिएक्शंस को पहचानना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? केमिकल रिएक्शंस को पहचानना। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट क्योंकि स्ट्रक्चर लिखने की बात चल रही है, नॉमेनक्लेचर की बात चल रही है, जैसे मैंने आप लोगों को एक सवाल भी बताया था कि ब्यूटेन से रिलेटेड दिया हुआ था, 4 कार्बन का सैचुरेटेड कार्बन है, आई मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नाम बताओ और उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखो। ब्यूटेन था, तुम पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखोगे। पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखना इज आइसोमेरिज्म ओनली। आइसोमेरिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में शॉर्ट चांस है इससे सवाल आने का, एग्जाम में शॉर्ट चांस है इससे सवाल आने का। Isomerism is basically what? A phenomena in which we are telling कि एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसको एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला भी एक कंपाउंड को नहीं दर्शाता, उसके भी हम एक से ज़्यादा कंपाउंड, उनकी एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई। आइसोमेरिज्म्स क्या है? आइसोमर्स क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट राइटिंग देम इन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, जिसके वजह से उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गई, जिसकी वजह से उनकी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। Isn't it great? That's all the property of isomerism. आइसोमेरिज्म से सवाल आता है, जनरली आपका हाइड्रोकार्बन से ही आता है, जनरली हाइड्रोकार्बन से आता है, एल्केन से, बट आजकल जो है फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, उनके ऊपर भी सवाल आता रहता है। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब आप एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लिख सको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के अंदर एक CO ग्रुप लगता है, दोनों का कॉमन फॉर्मूला यही होता है CnH2nO। मान लो आपसे पूछ लिया C3H6O, इसके पॉसिबल आइसोमर बताओ, इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखो। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड हैं उनके भी आइसोमर्स आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। अल्कोहल OH ग्रुप और एक ईथर एक सब्सटेंस है, आपस में आइसोमर बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन सेम फॉर्मूला शो करते हैं, आइसोमर बना सकते हैं। इनके आइसोमर के बारे में भी हम जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी शुरू होने वाला है। तो याद रखना, आइसोमेरिज्म से सवाल या तो हाइड्रोकार्बन एल्केन से पूछा जाता है इन जनरल, या फिर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग पूछा जाता है। फिर बोलोगे मैम बताया नहीं था, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, इस वाले चैप्टर में ना कई बार वो थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं। जैसा बताया, एक्स कंपाउंड है, इसकी ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें व्हाटएवर, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये X2 है, दैट अंडरगो दिस रिएक्शन, रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड प्रोड्यूसेस दिस। आइडेंटिफाई दिस सब्सटेंस, आइडेंटिफाई XYZ। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो लगता है वो लगता है इसका, दैट इज रिएक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जो सबसे अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली ये XYZ वाले सवाल करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये पूछे जाते हैं। कई बार इंडिविजुअली भी पूछ लेते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर जनरली वो इन सवाल के बेस में आती है। तो अगर मैं बताऊं, ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, ये जो चैप्टर है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आती है वो ये दोनों है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। और भी है बट ये दोनों बहुत कॉमन है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन बहुत 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 बार एग्जाम में पूछी गई है और सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन की हेल्प से हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना सकते हैं। स्ट्रेंज, घर का जो वेजिटेबल है, वनस्पति घी है, कोकोनट ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल है, उससे हम वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बना सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडमार्क के थ्रू मार्केटिंग होती है, उसकी मिलता है। डालडा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, डालडा घी, दैट इज़ अ वनस्पति घी,
ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल से बनाया गया है, कंपैरेटिवली चीपर होता है जो हमारा एनिमल फैट जो होता है, जो गाय या भैंस का जो घी आता है, ठीक है। बनता क्या उसके अंदर, होता क्या है, एडिशन रिएक्शन याद रखना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही हैं जिनमें एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके उसके अंदर बाकी के एटम्स ऐड किए जा सकते हैं। तो होता ही है, जो आपके जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड होते हैं नेचर में, उनमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं, बट जनरली डबल बॉन्ड इज लाइक वेरी कॉमन। उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। हाइड्रोजन गैस इज अ गैस जो आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इधर उधर घूमती रहती है। उसमें हम एक कैटलिस्ट डालते हैं जो एक मेटल का कैटलिस्ट होता है। निकल डाल दो, प्लैटिनम डाल दो या पैलेडियम डाल दो, ये कैटलिस्ट से क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं, मेटल का जो सरफेस है ना, फाइनली डिवाइडेड मेटल का पाउडर होता है, उनके सरफेस पे गैस जाके चिपक जाती है ताकि ये आए और हाइड्रोजन उसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर सके। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देना, ठीक है। वो रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन टूट के यहाँ और ये बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड से सिंगल हो गया। क्यों? क्योंकि दो एटम को आके जुड़ना था। और वो वेजिटेबल ऑयल से बन गया घी, क्योंकि वो जो घी होता है वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल याद रखना, अनसैचुरेटेड ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होते हैं। फिर सवाल पूछा है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट अच्छे होते हैं क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना आसान होता है, ठीक है, याद रखना। वो काइंड ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल करते हैं। अदरवाइज जो सैचुरेटेड फैट हैं विद एज हम उनको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो हमारी आर्टरीज वगैरह में जमने लगते हैं जिससे हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके कौन शो करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्लीज याद रखना, कौन शो करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है कि आपके हाइड्रोजन एटम है वो किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने क्लोरीन से, इसको क्या नाम दोगे, क्लोरीनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हेलोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, हेलोजिनेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। और आप ये रिएक्शन को में हाइड्रोजन को तब तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखना हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रहेगी तो चैप्टर को पढ़ने में और ज़्यादा अच्छे से आसानी होगी। इसमें क्लोरोफॉर्म के ऊपर भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि जब आप तीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो ना क्लोरीन से और एक हाइड्रोजन बचे, एक ही हाइड्रोजन है, बाकी तीन हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो गए, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। पूछ लिया जाता है कभी कभी, पता होना चाहिए, CHCl3 इज योर क्लोरोफॉर्म। केमिकल रिएक्शंस में एक दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इज ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से आपका सोप बनता है, ठीक है। व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है, सोप फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, सोप जिससे बनता है। और सोप भी क्या बनता है, पहले के ज़माने में जो लोग वो ऐसे, आजकल आप देखते हो जो बॉडी वॉश वगैरह आता है उसमें लिखा होता है सोप फ्री। वो क्यों लिखा होता है, पहले जो सोप है वो कैसे बनते थे, वो जो आप चंक लेके भी आते होगे, पशुओं की चर्बी से, एनिमल फैट से, एनिमल फैट को लेके, बिकॉज दे कंटेन सम एस्टर, उसमें बेस डाला जाता था, एल्कली डाला जाता था, हम बोलते हैं रिएक्शन को बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर आपके एनिमल फैट होते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस, बेस डाल दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस मतलब वो टूट के वाटर का जो टूटना होता है ना वो टूट के इसके ऊपर अटैक कर देता है, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे H और OH आके जुड़ जाता है। तो एस्टर में क्या होता है, एक पार्ट एसिड का होता है, एक अल्कोहल का होता है। एस्टर बनता कैसे है, एस्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने अगली स्लाइड पे भी लिखी है। पहले आपको पता होना चाहिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है जिससे एस्टर बनता है। एस्टर कैसे बनता है, एक एसिड से, मान लो ये मैंने एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे पहचानोगे, ये ग्रुप अटैच होता है एसिड में। और आपने एक ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे पहचानोगे, OH ग्रुप अटैच होता है। एल्केन से हाइड्रोजन हटाया, COOH लगाया, एल्केन से हाइड्रोजन हटाया, OH लगाया।
जब भी एक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी निकालता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, पानी निकला और ये क्या बन गया? CH3CO। ये आके यहाँ से जुड़ गया, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है, ये H गया, ये OH गया, CH3CO O C2H5। यही मेरा एस्टर होता है। एस्टर क्या? एस्टर इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। कैसे पहचानोगे? जब कार्बन चेन के बीच में ये ग्रुप लिखा हो, COO ग्रुप, इधर कोई कार्बन चेन है, इधर कोई कार्बन चेन है, दीज आर एस्टर। एस्टर बने कैसे? एक अल्कोहल, जो सोप बनते हैं उसमें वो अल्कोहल लेते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। वो और एक बड़ी ही लंबी कार्बन चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 15, 16, 30, 35, इस तरीके से बड़ी कार्बन की लंबी चेन होती है, उसको ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन से ऐड किया जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, तब जाके आपका जो एस्टर बनता है, दैट हेल्प्स अस टू गिव द सोप। उसमें आप NaOH डालोगे, टूट जाएगा और ये बनता है सोप। सोप क्या होता है? जब बेस लेते हो सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, तो ये जो एस्टर होता है, जो सोप होता है, वो होता है सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, हाइड्रोजन को हटके सोडियम या पोटाशियम जुड़ जाता है। ये देखो, ये एस्टर बनाया था ना, ये वाली यूनिट कहाँ से आई थी? एसिड से। ये वाली यूनिट कहाँ से आई थी? अल्कोहल से। जैसे NaOH टूटा, क्या होगा? इसके साथ जाके OH जुड़ेगा। याद करो, CH3CO कहाँ से आया था? ये वाला पार्ट, CH3CO एसिड से, इसके साथ OH आके जुड़ जाएगा, क्या बना? CH3CO Na आके जुड़ जाएगा और C2H5 के साथ OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। C2H5 के साथ OH आके जुड़ जाएगा और CH3CO के साथ Na आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कि बेस की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस हो गया और बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से हुआ क्या? सोप बनता है। सोप इज सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम तुम्हें आसान करने के लिए समझा देते हैं, बट बेसिकली ये जो एसिड वाली यूनिट होती है ना, इसमें कार्बन की काफ़ी लंबी चेन होती है, ठीक है, लाइक C15H31, इतने कार्बन हाइड्रोजन की चेन, लॉन्ग कार्बन चेन। ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। कहाँ से आया? बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करो, पहले एस्टर बनाओ, एस्टर का बेस हाइड्रोलिसिस कर दो। सो दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गॉट इट? एस्टरिफिकेशन एस्टर बनाना, सेपोनिफिकेशन सोप बनाना, इंटर रिलेटेड रिएक्शन है, ठीक है, इंटर रिलेटेड रिएक्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा भी जा सकता है, दैट इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये पूछा जाता है कि डिटर्जेंट को सोप से ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, लाइक व्हाई आर डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप, या डिटर्जेंट हार्मफुल क्यों होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट से भी पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट और मोटी मोटी बात बताऊँ ना, मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी दे दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है या किस तरीके के सवाल इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं शॉर्ट कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल है? इस सेशन ने आपको हेल्प कर दी प्रिपेयर करने के लिए कार्बोनेट्स कंपाउंड को, ताकि आप इस चैप्टर में पूरे नंबर ला सको, क्योंकि आपको पता है सवाल कैसे आने हैं, आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आपको पता है आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे उमंग सीरीज़ में, पुरानी भी और नई भी। तो डरना किस बात का? यू कैन डेफिनेटली स्कोर फुल इन कार्बोनेट्स कंपाउंड। मेरी विशेज़ आपके साथ है, दुआएं आपके साथ है, और दुआओं के साथ साथ मेरा विश्वास आपके साथ है दैट यू ऑल विल डू इट, यू ऑल कैन डू इट। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर, दिस इज़ ईजी पीजी, और आप सब लोग बहुत बढ़िया करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, बहुत बढ़िया करेंगे। ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना नहीं होगा। तो बताइए आपको सेशन पसंद आया? आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैम क्लैरिटी मिल गई, और मिल गई है तो इस सवाल का जवाब का मतलब इस सवाल का जवाब भी देना है, काइंड ऑफ लाइक अ होमवर्क सवाल फॉर यू। और वो होमवर्क सवाल ये है, आप मुझे इसका, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप मुझे इसका नाम बताएंगे, ठीक है, आप मुझे इस सब्सटेंस का नाम बताएंगे।
मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है। आपका होमवर्क सवाल ये है कि आप लोग मुझे इसका नाम बताएंगे। आप लोगों के लिए घर के लिए एक काम है, घर पे बैठे बैठे ही है, एक छोटा सा काम है, ये करिए और होमवर्क की तरह मुझे इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम सेशन ऐसा लगा, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के कुछ फीडबैक है और आगे क्या क्या कर सकते हैं ये भी डाल दीजिए, ताकि वो सेशन मैं आप लोगों के लिए प्लान कर सकूं। और होमवर्क का आंसर दे दीजिए, दैट इज़ लाइक योर वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैम पढ़ लिया, बात समझ में आ गई, एंड वील डू इट यो। तो बस आज के लिए और नहीं खींचेंगे इसको, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माई लवली एटम्स, मेरे प्यारे बच्चा लोग। आई होप सब बढ़िया रहा होगा और मिलजुल के बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।